वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROERO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कल कहा था, अब आपके एग्ज़ाम होने तक हम सब्जेक्ट वाइज जीएस की 50 टॉप MCQ रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के इतिहास के यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 50 सवाल। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले एंशिएंट से, फिर मिडिवल से, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको डेली 50-50 सवाल मिलेंगे। दोनों भाषाओं में वीडियोस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो होगा ये आपके UPPSC, PCS हुआ, ROERO, BEO या फिर SSSC एग्ज़ाम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अदर PCS का एग्ज़ाम देते हैं जैसे MP PCS हुआ, उत्तराखंड PCS हुआ, सब में देखिए सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी सब में कॉमन होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भारत के इतिहास के 50 सवाल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल है आपका, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये तो हम सभी को पता है कि जो सरोजनी नायडू थी वो INC की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो पूछा गया है कि सरोजनी नायडू किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि कानपुर अधिवेशन 1925, फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर इलाहाबाद अधिवेशन 1921। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर अधिवेशन 1925। ठीक है, ये जो कानपुर अधिवेशन था जो कि 1925 में हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस उग्रवादी नेता ने अपने राजनीतिक गुरु मैजनी इटली की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि किस नेता ने मैजनी की जो रचना है द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, इसका उर्दू में अनुवाद किया था। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ने द ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में, मैडम कामा ने प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया 1904 और गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए सही नहीं है, मैडम कामा ने प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया 1904। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए कि मैडम कामा ने प्रथम तिरंगा ध्वज कब फहराया था, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी इसके अलावा सब सही है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को और इसकी स्थापना हो गई 1913। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905। अब आप लोग बताइए कि मैडम कामा ने तिरंगा ध्वज कब फहराया। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई ये पूछा गया। दिल्ली में, ढाका में, पुणे में या फिर लाहौर में, इसको बताइए। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में 1906 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि चार्ल्स एंडर्स को दीन बंधु की उपाधि किसने सम्मानित किया। ठीक है, दीन बंधु की उपाधि जो दी गई थी चार्ल्स एंडर्स को, इसको किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, तो चार्ल्स एंडर्स को दीन बंधु की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। इसी तरह आपको सवाल मिलते जाएंगे, बताइएगा आपके आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर कर रहे हैं। देखिए अगला सवाल दिया गया है कि अवध किसान सभा का सृजन कब हुआ था। अवध किसान सभा 1918, 1920, 1922 या फिर 1935। ठीक है, तो देखिए अवध किसान सभा का सृजन हुआ था 1920 में। 1920 में। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था। ठीक है, ये किस शहर में हुई थी? कानपुर में, गुजरात में, इलाहाबाद में या फिर बिहार में?
ठीक है, इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, यहाँ पे 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी को इलाहाबाद में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के लिए अनुरोध किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ यानी प्री हिस्टोरिक एक्सेस ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अतिरमपक्कम से, आदिचनल्लूर से, अरिकामेडु से या फिर सनूर से? कुल्हाड़ियाँ पूछा गया है, प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका राइट आंसर है अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का महाकाव्य नहीं है? संगम युग का महाकाव्य कौन सा नहीं है? एलादी, मणिमेखलय, सिलप्पाधिकारम या फिर जीवक चिंतामणि? कौन सा संगम युग का महाकाव्य नहीं है, ये बताइए। तो देखिए संगम युग का महाकाव्य नहीं है सिलप्पाधिकारम। ठीक है, ये राइट आंसर है। बाकी एलादी, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि ये संगम युग के महाकाव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताइए। ऋषभदेव गज, संभवनाथ अश्व, अभिनंदननाथ कपि और सुमतिनाथ क्रौंच। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है ऋषभदेव गज। बताइए ऋषभदेव का जो भी ये क्या नाम है चिन्ह था वो कौन सा था? गज तो नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने 6, 7, 8 या फिर 9? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद कासिम, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मुहम्मद साहब या फिर औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। फिर है इल्तुतमिश ने किस उपाधि को धारण नहीं किया था? इल्तुतमिश ने किस उपाधि को धारण नहीं किया गया था, ये पूछा है। उपाधियों के नाम दिए हैं अमीर उल उमरा, सुल्तान आजम, ईश्वर की भूमिका रक्षक या फिर सुल्तान हमजा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सुल्तान हमजा। इसके अलावा ये अमीर उल उमरा, सुल्तान आजम, ईश्वर भूमि का रक्षक ये सब इल्तुतमिश की उपाधियां थीं। अब आप बताइए कि सुल्तान हमजा की उपाधि किसको दी गई थी? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिण के किस राज्य ने अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी? मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। गोलकुंडा, खानदेश, बीजापुर या फिर अहमदनगर? ठीक है, अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडल के माध्यम से पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा खानदेश। खानदेश ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539, सामूगढ़ का युद्ध 1658, बल्ख का युद्ध 1636 और खानवा का युद्ध दिया है 1527। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए ये वाला बल्ख का युद्ध 1636 ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा खानवा आपके एपीएस में पूछा गया था, खानवा 1527 हो गया, फिर चौसा 1539 हो गया, सामूगढ़ 1658 हो गया, लेकिन बल्ख का युद्ध 1636 नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था कृष्णदेव राय ने? हरिहर प्रथम, वीर विजय, राजेंद्र चोल या फिर कुली कुतुब शाह? कौन सा इसमें राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के साथ राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जीता था। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? उलुग खां, जफर खां, अल्प खां या फिर नुसरत खां? कौन सा ऐसा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो देखिए ये था जफर खां।
जफर खां की मृत्यु हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब, इब्राहिम लोदी या फिर अब्दुल हुसैन? तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया गया था। फिर आगे है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला युद्ध जो जल तथा थल दोनों में लड़ा गया है वो कौन सा है? तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, घाघरा का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध? आपको ये बताना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर है घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध है ये मध्यकालीन इतिहास का पहला ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। अब आप लोगों के लिए सवाल है, बताइए घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था, इसकी डेट जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया है कि उनके शासकों के बारे में कि उन्होंने चट्टान से मंदिरों की खुदाई की कला शुरू की। चट्टानों से मंदिरों की खुदाई की कला शुरू की और मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली उनके शासन से शुरू हुई थी। तो वो कौन शासक थे? कुषाण, चेर, पल्लव या फिर जाफिना? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ये थे पल्लव शासक। पल्लव शासक के समय से शुरू हुई थी आपकी द्रविड़ शैली। इसमें क्या था? चट्टान से मंदिरों की खुदाई कला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म ऋग्वैदिक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? ऋग्वैदिक देवताओं तो देखिए, वरुण जो जल के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम मदिरा के देवता और अग्नि जो है भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए, ये सोम मदिरा के देवता ये गलत है और बाकी सब सही है। आगे अगला दिया गया है कि भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किससे मिलता है? जस्टिन के विवरण से, एरियन के विवरण से, मेगास्थनीज के विवरण से या फिर स्ट्रेबो के विवरण से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा मेगास्थनीज के विवरण से। अगले सवाल में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग से संबंधित नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका या फिर सम्यक तृष्णा? अष्टांगिक मार्ग से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये है सम्यक तृष्णा। ठीक है, बाकी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका ये सब आपने अष्टांगिक मार्ग में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें सम्यक तृष्णा नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा से जुड़ा है? आत्माराम पांडुरंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या फिर महादेव गोविंद रानाडे? कौन है जो आत्मीय सभा से जुड़ा है? इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय जो है ये आत्मीय सभा से जुड़े हुए हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर एंड इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आप लोगों के लिए ये है सवाल, बताइए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये किसकी रचना है? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बोस को बोला था देशभक्तों का देशभक्त। फिर है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदल के कर दिया गया हरिजन सेवा संघ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला या फिर ज्योतिबा फुले? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है घनश्याम दास बिरला, हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष। फिर आगे बढ़ें तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था? किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान जब विदेशी वस्त्रों को जलाया जाने लगा तो इस चीज़ को अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर है गांधी जी 1893 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे? जवाहरलाल नेहरू का, सेठ अब्दुल्ला का, राजकुमार शुक्ल या फिर सेठ जमनलाल बजाज का? तो इसका राइट आंसर क्या है? सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे दक्षिण अफ्रीका। फिर है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और वर्ष 1930 में जेल भी गए? तो कौन थे वो? जमनालाल बजाज, MR जयकर, BS श्रीनिवास शास्त्री या फिर GD बिरला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जमनालाल बजाज। ये थे आपके AICC के खजांची भी थे और 1930 में जेल भी गए थे। फिर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर और कुतुब मीनार दिल्ली, इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? इसका निर्माण किसने कराया था? तो देखिए इन तीनों चीज़ों का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। जो दिल्ली में एक तो कुतुब मीनार का कराया था, कुतुब मीनार का तो 3 जन ने मिलकर कराया था। फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो गई दिल्ली वाली और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, इन तीनों का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हिजार सितून का निर्माण किसने कराया? बाबर ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका भी राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी बनवाई हुई चीज़ें। अलाई दरवाज़ा भी हो गया, सीरी का किला भी हो गया और हजार सितून भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सल्तनतकालीन प्रमुख करों का कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। कर दिए हैं और वो मतलब किससे संबंधित थे ये बताया गया है। आपको बताइए कि कौन सा गलत है। उर्स, ठीक है, उस्र, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज जो है वो गैर मुसलमानों पर भूमि कर। हक ए सर्ब, ये सिंचाई कर। और जकात जो गृह कर, जकात गृह कर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट कमेंट करते जाइए। तो देखिए इसमें सही नहीं है जकात। जकात गृह कर नहीं था। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए भाई जकात क्या था? सल्तनत काल में जकात क्या है? बाकी उश्र, खराज और हक ए सर्ब, इनके बारे में बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है कि मुगल काल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। पहले तो है आरिज़ मुमालिक जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख, सद्र उस सुदूर दान विभाग का प्रमुख, बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी और दीवान इस्तिहाक जो है दास विभाग। कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। तो देखिए दीवान इस्तिहाक दास विभाग ये गलत है। ठीक है। अब आप लोग बताइए कि मुगल काल में दीवान इस्तिहाक क्या था? आगे बढ़ते हैं। फिर वही सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आप बताना है। वजीर प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख, मीर बख्शी वन अधीक्षक, वाक्यानवीस सूचना अधिकारी और मीरबार वन अधीक्षक, कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें देखिए मीर बख्शी वन अधीक्षक ये गलत है। फिर पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाबरनामा बाबर, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल और शाहजहांनामा दारा सिकोह, कौन सा गलत है इसमें? तो इसमें शाहजहांनामा दारा सिकोह ये ऑप्शन गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुगल शासकों के मकबरे के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। किस मुगल शासक का मकबरा कहाँ पर था ये दिया गया है। बाबर काबुल में, हुमायूं दिल्ली में, अकबर औरंगाबाद और जहांगीर शाहदरा। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अकबर औरंगाबाद ये गलत है। अब आप बताइए कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है। फिर दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875 और रामकृष्ण मिशन 1893। तो इसमें कौन सा नहीं सही है? तो इसमें रामकृष्ण मिशन 1893 ये गलत है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू, वहाबी विद्रोह सैयद अहमद, मुंडा विद्रोह जो है वो मोतीलाल तेजावत और कूका विद्रोह भगत जवाहरमल। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आप लोगों को। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंडा विद्रोह मोतीलाल तेजावत नहीं। बताइए मुंडा विद्रोह में कौन था प्रमुख प्रदर्शनकारी, कौन था, उसका नाम बताइए, बहुत ही फेमस है। फिर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अवध किसान सभा 1920 में आई, बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 में, तेभागा आंदोलन किया गया 1946 में और अखिल भारतीय किसान सभा 1925। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है अखिल भारतीय किसान सभा 1925 में नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वुड डिस्पैच 1854 में आया, हार्टोग समिति 1935 में, हंटर शिक्षा आयोग आया 1982 में और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया 1917। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट कमेंट करते जाइए। तो ये है ऑप्शन बी, हार्टोग समिति 1935। अब अगला सवाल है कि जिन्ना के 14 सूत्र मांग वाले पत्र को कब प्रदर्शित किया गया, कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, 14 सूत्र वाला मांग पत्र 1929 में, 1928 में, 1932 में या फिर 1940 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1929। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर मार्च नर्मदा नदी पर किसके द्वारा दक्षिण की ओर मार्च को नर्मदा नदी के पर किसके द्वारा रोका गया था? पुलकेशिन प्रथम के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने जो सम्राट हर्ष का दक्षिण की ओर मार्च था इसको नर्मदा नदी पर रोक दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद स्थापना किसकी हुई थी? सबसे बाद स्थापना जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद या फिर काशी विद्यापीठ बनारस। सबसे बाद में स्थापना किसकी हुई ये बताना है। तो देखिए इन सभी में सबसे बाद में स्थापना हुई थी काशी विद्यापीठ बनारस, बाकी ये सब तो पुराने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने आशासन किया था? कि नंद वंश के बाद कौन आया था? चोल वंश, मौर्य वंश, पल्लव वंश या फिर शुंग वंश। तो नंद वंश के बाद कौन आया था? तो नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। फिर है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में बौद्धों ने, आजीविकों ने, थारुओं ने या फिर जैनों ने, किसने किया था? तो इसका उपयोग किया था आश्रय के रूप में आजीविकों ने। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है? वेदत्रयी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। कौन सा वेद है जो वेदत्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इन तीनों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? जैन मूर्ति पूजा का हाथी गुम्फा अभिलेख से, जेवरा लेख से, प्रयाग प्रशस्ति से या फिर इलाहाबाद लेख से। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है हाथी गुम्फा लेख। जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रमाण जो है ये हाथी गुम्फा से मिला है, जैन मूर्ति पूजा का। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? ठीक है, बौद्ध मत का उपसंपदा पद जो है उसका क्या मतलब है? बौद्ध मत को दान देने से अर्जित धार्मिक पुण्य, बौद्ध मठ से संबंध संपत्ति, बौद्ध मठ में आरंभिक धर्म परिवर्तन और बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। उपसंपदा पद क्या है इनमें से बताइए। तो उपसंपदा पद होता है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। और आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि अवतारवाद की संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भगवत धर्म के लक्षण थे। ठीक है, कब के थे ये? आरंभिक वैदिक युग के, उत्तर वैदिक युग के, गुप्त काल के या फिर मौर्य काल के? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल में अवतारवाद की संपुष्टिकरण और विष्णु के अवतारों की पूजा।
तो ये दोस्तों रहे आपके आज के हिस्ट्री के 50 सवाल। देखिए हिस्ट्री के 50 सवाल, अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पीसीएस में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। यूपी पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस पैटर्न के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और दूसरा, ये बस टेस्ट सीरीज टाइप का है, तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह उतना नहीं मिलेगा। क्लासेस चैनल पर पड़ी हुई हैं, बाकी आपने अपना सोर्स फॉलो किया है। एग्ज़ाम में बाकी हैं सिर्फ 1 महीने। अब हमको डेली जो है हम 50 से 100 MCQ सब्जेक्ट वाइज चैनल पे आपको पढ़ेंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होना है। अभी तक जितना फॉलो करना था, जितना पढ़ना था, पढ़ लिया, ठीक है। तो बस बताइएगा कि आउट ऑफ 50 जो मैंने 50 सवाल आपके हिस्ट्री के दिए हैं, आउट ऑफ 50 आपके कितने स्कोर बने। और बीच बीच में जितने मैंने आप लोगों से सवाल पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं ऑप्शन में, उसके भी जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो बस पढ़ते रहिए ऐसे ही। अगले वीडियो के साथ, अगले 50 सवाल के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।